स्मार्टफोन्स। दोस्तों इस डिवाइस ने मानव जीवन को इतना आसान बना दिया है कि ध्यान से अगर हम सोचें तो हमें पता चलता है कि यार ये कितनी अजीब सी बात है। अपने प्रियजनों को, अपने स्वजनों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को हम फ़ोन कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं वायरलेसली, बिना वायर के, और वीडियो कॉल के माध्यम से हम बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों अगर 50-60 साल पहले अगर मैं किसी को कहता कि हम ऐसा फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में या फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं तो यह उस समय अतिशयोक्ति होती और लोग आपको बिल्कुल पागल समझते। लेकिन दोस्तों आज हम अपने दोस्तों के साथ, चाहे वो हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हों, हम इजीली फ़ोन पर बातचीत कर पाते हैं और वीडियो कॉल के माध्यम से, चाहे वो व्हाट्सअप कॉल हो, चाहे फेस टाइम हो, चाहे जूम पर हो, हम इजीली वीडियो कॉल कर पाते हैं, उनसे सारे हाल चाल पूछ पाते हैं। मगर दोस्तों ये आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले तक सोचा ही नहीं जा सकता था। और उस समय तार भेजना और चिट्ठी भेजना एक मार्वलस बात हुआ करती थी कि भाई हम अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। मगर दोस्तों आज हम कभी भी किसी को भी किसी भी समय दिन के किसी भी टाइम पर मैसेज भेज सकते हैं, फ़ोटोज़ भेज सकते हैं, चाहे हम वीडियोज़ भेज सकते हैं, चाहे छोटी छोटी बातों को शेयर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं। हम ऑनलाइन फ़ोन पर किसी भी तरह के गेम खेल सकते हैं, किसी भी तरह के इंटरेक्शंस कर सकते हैं। और आजकल दोस्तों ऐसे ऐसे गेम आ चुके हैं जो कि AAA टाइटल्स हैं और उनके लिए एक हाई एंड जो लैपटॉप या कंप्यूटर हुआ करते थे वो आज हम एक फ़ोन पर ही खेल सकते हैं और दोस्तों से बातचीत भी कर सकते हैं। दोस्तों पहले गाने जो हुआ करते थे वो हमेशा ग्रामोफोन पर चलाए जाते थे या फिर जो कैसेट वाले होते थे उन पे चलाए जाते थे। मगर आज हम फ़ोन पर इंस्टेंटली डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टेंटली उसको डाउनलोड करके प्ले कर सकते हैं, जो कि 50 साल पहले अगर ऐसा किसी को कहा जाए तो सोचा नहीं जा सकता था। और दोस्तों कितना कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस हमें देखने को मिलता है एंड वी रियली कम अ लॉन्ग वे। और दोस्तों मैं अगर इस बात को और गहरे से सोचता हूँ तो समझ में आता है कि हम काफ़ी जो सौभाग्यशाली जनरेशन्स है और ये जो सुविधाएं हैं वो सिर्फ हमारी जनरेशन के पास ही है। इससे पहले नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी, न ये उनके पास थी, और ये जो सेम टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है वो फ्यूचर में भी नहीं होने वाली। तो उससे काफ़ी विचित्र सी बात है मगर इंटरेस्टिंग है। और मन में ये भी ख्याल आता है दोस्तों कि ये हमें ही क्यों मिला, या हम इतने लकी जनरेशन से जो हमें ये चीज़ें मिल पा रही, इतनी सहूलियतें मिल पा रही है, हम घर बैठे पैसे कमा पा रहे हैं। और इसी पर आता है दोस्तों हमारा फ़ोन। आज का जो हमारा फ़ोन होता है ना वो एक मिनी सुपर कंप्यूटर होता है, वो एक लैपटॉप से कहीं कहीं ज़्यादा पावरफुल हो चुका है आज के समय में। ये जो लाइफ में हमारे इम्पैक्ट डाल रहा है मानो वो एक इरिवर्सिबल चेंज है। मगर दोस्तों हर चीज़ एक सतत विकास के क्रम के साथ आती है, यानी कि इवोल्यूशन के प्रोसेस के साथ आती है। और ये जो हमारा स्मार्टफोन है हमारे पास, वो भी दोस्तों एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस से आया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इसी स्मार्टफोन से जुड़े कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ों के बारे में बताएंगे और इसी के बारे में दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों ये है द फर्स्ट। दोस्तों दुनिया का जो पहला फ़ोन जिसे ग्लोबली माना जाता है वो है दोस्तों डायनाटेक का 8000X। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों डायनामिक एडेप्टिव टोटल एरिया कवरेज। इस फ़ोन को सन 1983 में यूएस में लॉन्च किया गया था। इस फ़ोन को मोटोरोला के इंजीनियर्स द्वारा लगभग 15 साल में डेवलप किया गया था। दोस्तों मार्टिन कूपर और रूडी क्रुलोप इन दोनों इसके इंजीनियर्स हुआ करते थे और ये एक नई इंडस्ट्री को जन्म दे रहे हैं, ये उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था। इनका जो पहला प्रोटोटाइप था कूपर ने 1973 में बनाया था। दोस्तों उस समय ना फ़ोन इंडस्ट्री में जो कार के अंदर जो फ़ोन होते थे उनका चलन था, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे कार फोन्स। और टेलीफोन जो कि लैंडलाइन जिसे हम कहते हैं, और कोई वायरलेस डिवाइस नहीं था अभी तक जिसको हम वायरलेसली हाथ में लेके घूम सकते थे, सारे वायर्ड कनेक्टेड थे। पहला प्रोटोटाइप से 1973 में फ़ोन किया गया था AT&T के जो बेल लैब के जोएल एंजल थे उनके पास, जो उस समय राइवल कंपनी हुआ करती थी, उनको फ़ोन भी किया गया था। इस डिवाइस को कमर्शियली अवेलेबल बनाना ज़रूरी था और दोस्तों उस समय काफ़ी महंगा था इसे कमर्शियली अवेलेबल बनाना। दोस्तों यूएस गवर्नमेंट से उन्हें लगभग 100 बिलियन जो US डॉलर्स थी उसकी ज़रूरत थी और US जो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन थी उनकी स्वीकृति भी चाहिए थी। दोस्तों इस फ़ोन को कमर्शियली अवेलेबल बनाने के लिए अंदर जो एम्प्लॉयज़ उनको काम सौंप दिया गया और बहुत सारे बाहरी काम जो है कंपनीज़ को सौंप दिए गए। इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर्स और चिप डिज़ाइन, बॉडी डिज़ाइन, दोस्तों सारी चीज़ों का जो काम है वो प्रोडक्शन लाइन पर भेज दिया गया और बनाने के लिए काम सौंप दिया गया। इस फ़ोन को कॉल करने के लिए जो 1G यानी कि एनालॉग जो सेलुलर टेक्नोलॉजी थी उस पर डिज़ाइन किया गया था। ये जो टेक्नोलॉजी थी ना 1G, उसको अमेरिटेक एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम द्वारा बनाया गया था। 1G और जो डायनाटेक डिवाइस है वो दोनों 1983 में लॉन्च किए गए थे एक साथ। 21 सितंबर में FCC से स्वीकृति मिली और इस फ़ोन को 1984 में मार्केट में लाया गया, क्योंकि दोस्तों मार्केट में लाने से पहले ना FCC इस डिवाइस को चेक करना चाहती थी और इसे अच्छे से जांच पड़ताल करके इसको स्वीकृति देना ज़रूरी था। दोस्तों उन्हें भी पता नहीं था कि ये किस तरह सबकी डेस्टिनी चेंज कर देगा। दोस्तों उस समय ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मूव बना।
इस फ़ोन में आप लगभग 30 कॉन्टैक्ट सेव कर पाते थे, 30 मिनट का टॉक टाइम था और चार्ज करने के लिए 8 से 10 घंटों का समय लगता था। दोस्तों इस फ़ोन में निकल कैडमियम की बैटरी का यूज़ किया गया था। उस समय इस फ़ोन में लिथियम आयन बैटरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। निकल कैडमियम उस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। इस फ़ोन का वजन 794 ग्राम था और इसकी कीमत लगभग $3,995 हुआ करती थी, जो कि लगभग आज से $11,500। अगर भारतीय करेंसी में बात करूँ तो 9,64,575 रुपये। दोस्तों इतना महंगा तो आज आईफोन भी नहीं है। दोस्तों इस फ़ोन को उस समय रिच क्लास ही अफोर्ड कर पाती थी और दोस्तों जो अपर क्लास होते थे, जो अमीर लोग होते थे, इसके पहले यूज़र्स बने। इस फ़ोन से जो पहला जो कॉल किया गया था वो डेविड डी मेलहम के द्वारा किया गया था बॉब बर्नेल को, जो कि उस समय AMPS के फॉर्मर प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उसके बाद बॉब बर्नेल ने ग्राहम बेल के जो पोते थे उनको कॉल फॉरवर्ड किया। ग्राहम बेल के पोते उस समय जर्मनी में किसी मीटिंग की तरफ से उधर गए हुए थे। दोस्तों उस समय कंप्यूटर होने के बावजूद भी रिचर्ड रेड फ्रैंकिल, जो उस समय बेल लैब के हेड ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट थे, उन्होंने तारीफ़ की और कहा इट वॉज ए रियल ट्रायम्फ, अ ग्रेट ब्रेक थ्रू। इस फ़ोन पर चल रहे एनालॉग जो सेल फोन सर्विसेज थी उनको अब दोस्तों बंद करने का समय आ गया था और जो 2G है उसका एडवेंट शुरू होने वाला ही था। और दोस्तों इसी समय हमें एक एनेक्डोट देखने को मिलता है कि कनाडा के कोस्टा सिरियोत्स्किस, दोस्तों उनका कहना है कि इन्होंने ही जो लास्ट कॉल है अपने डिवाइस से करी थी। दोस्तों कोस्टा ने इस फ़ोन को 2002 में eBay से $55 में ख़रीदा था। उनका मानना था कि काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग फ़ोन है मगर एक अच्छा फ़ोन है। और दोस्तों इस फ़ोन से उन्होंने जो आखिरी बात कही थी, आई वुड बी वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट एंड नो वन कुड बिलीव इट। 1990 में तो कम्युनिकेशन और नेटवर्क की जो टेक्नोलॉजी थी वो ज़ोरों शोरों से काम चल रहा था और साथ ही जो फ़ोन को कॉम्पैक्ट बनाने का काम भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से बनाया जा रहा था। मगर 1987 में यूरोपियन यूनियन के 15 कंट्रीज़ में से 13 कंट्रीज़ ने अपना हाथ दिया और हामी भरी कि भाई हम पूरे यूरोप के लिए एक कॉमन सेलुलर टेलीफोन सिस्टम बनाएंगे और 13 ने जो MOU है वो साइन भी कर लिया। और इस MOU का उद्देश्य था दोस्तों जो सेलुलर टेलीफोन जो सिस्टम्स होते थे उनका पूरे यूरोप भर में इम्प्लीमेंटेशन। 1987 में जो दोस्तों फरवरी के महीने में पहला जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उस पर मुहर लगाई गई और GSM का मतलब भी हमारे पास निकल गया है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। दोस्तों ये जो GSM है वो एक स्टैंडर्ड है जो कि ETSI द्वारा बनाया गया था। दोस्तों इस स्टैंडर्ड पर आप पूरे यूरोप में एक फ़ोन का उपयोग करके कहीं भी जा सकते थे और यूज़ कर सकते थे और हर बार जो नया हैंडसेट है वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और दोस्तों इस GSM में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी ऐड किया गया जिसे हम दोस्तों आजकल कहते हैं सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल यानी कि सिम कार्ड। ये दोस्तों GSM था उसे 900 मेगाहर्ट्ज़ पर ऑपरेट किया गया था, जो धीरे धीरे 1800 मेगाहर्ट्ज़ पर ले जाया गया और जो कि बाद में 1900 मेगाहर्ट्ज़ पर भी जाना था इसे। दोस्तों 1984 में फ्रांस और जर्मनी ने यूरोप के साथ और 1986 में इटली और UK ने यूरोप के साथ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर साइन किया और इसका जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ा। इसी कारण जो पहला जो टेस्ट है 1991 में फिनलैंड में किया गया था। और दोस्तों आप सभी को पता है 2010 तक आते आते ये लगभग 193 कंट्रीज़ में पहुंच गया था और दोस्तों धीरे धीरे ये पूरा ग्लोबल स्टैंडर्ड भी बन चुका था। सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए इनिशियली बनाया गया था मगर अब ये ग्लोबल चीज़ है। दोस्तों इस समय पर यानी कि 1992 में काफ़ी कम कंपनी थी जो GSM का उपयोग करने के लिए अलाउ की जाती थी। दोस्तों इनमें से एक कंपनी थी ऑर्बिटल नाम की। दोस्तों ऑर्बिटल एक UK बेस्ड कंपनी थी, फ़ोन बनाने में महारत हासिल करती थी। दोस्तों बाद में इसे एरिक्सन के द्वारा 45 मिलियन यूरोस में खरीद लिया गया। दोस्तों ऑर्बिटल के जो 4 फ़ोन्स थे ना उसको अप्रूव किया गया था मई के महीने में GSM के द्वारा। दोस्तों एक था TPU 900 जो कि कार पर लगता था, एक हॉटलाइन GM120 जो कि एरिक्सन के लिए बनाया गया था, एक था TPU 901 जो कि एक हैंडहेल्ड डिवाइस था और चौथा दोस्तों जर्मनी के लिए बनाया गया था मोबिली टेलीफॉर्म मॉडल 334। दोस्तों मोटरोला का जो 1000 डिवाइस है ना उसे 3 से 4 हफ्तों बाद GSM का जो अप्रूवल मिला, मगर वो इसी कारण वो पहला फ़ोन नहीं बन पाया। मगर दुनिया का जो पहला पोर्टेबल GSM फ़ोन था वो था दोस्तों मोटरोला का 3200 जो कि इस सितंबर में 1992 में GSM से अप्रूव किया गया और ये डायनाटेक डिज़ाइन वाला फ़ोन था जो कि पुराने बॉडी में नया माल था। दोस्तों ये मोटरोला का दूसरा फ़ोन था जो GSM अप्रूव हुआ था और दोस्तों इसमें बहुत बड़ी कमी ये थी कि इसमें आप मैसेजेस सेंड या रिसीव नहीं कर पाते थे क्योंकि इसमें डिस्प्ले ही नहीं था। दोस्तों उस समय काफ़ी पॉपुलर फ़ोन भी हुआ क्योंकि जो पुराना डिज़ाइन था वो लोगों काफ़ी भा रहा था इसका। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 750 यूरोस थी और 1993 में जो इसको सेल पे लाया गया उससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मगर दोस्तों ये तो थे पहले फ़ोन की बात जो कि GSM के साथ आया। मगर दोस्तों इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ और है, ऑर्बिटल 901 असल में पहला फ़ोन बनता है जिसमें SMS फीचर के साथ आया था और दोस्तों इसी फ़ोन में सबसे पहला जो SMS है वो किया था। दोस्तों 3 दिसंबर 1992 में सेमा ग्रुप के जो टेलीकॉम सॉफ्टवेयर
डिज़ाइन डेवलपर और टेस्टिंग इंजीनियर थे नाइल पॉपवर्थ। इन्होंने दोस्तों रिचर्ड जार्विस को एक एसएमएस भेजा, जो कि इंजीनियर डायरेक्टर थे वोडाफोन की सब्सिडरी वोडाटा के। और दोस्तों उस एसएमएस में लिखा था मैरी क्रिसमस। इस साल बाद 1993 में नोकिया ने अपने एसएमएस की जो इनकमिंग जो साउंड होती है, जो कि बीप साउंड होती है, उसको ऐड किया अपने फ़ोनों में। ऐसे दोस्तों बाद में वो इरिटेटिंग भी हो गया, मगर शुरुआत में जो नई टेक्नोलॉजी थी उसके लिए काफ़ी बढ़िया था ये। मगर नोकिया नवंबर में इसी साल अपना पहला GSM फ़ोन लॉन्च करती है, नोकिया 1011, जो कि जो डेट थी उसी के नाम पर उस फ़ोन का नाम रखा गया था। सही मायने में दोस्तों पोर्टेबल GSM फ़ोन बना ये। मोनोक्रोम डिस्प्ले थी, एक्सटेंडेबल एंटीना था, SMS फीचर्स थे, 99 कॉन्टेंट इसमें सेव कर सकते थे। लगभग 14 देशों में ये काम करता था। तो दोस्तों इसी कारण इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें लगभग 900 mAh की बैटरी थी, जो कि निकल कैडमियम की बैटरी थी, और उसका वजन 495 ग्राम था। तो दोस्तों इसी की पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ साथ ये पहला मास प्रोड्यूस जो GSM फ़ोन है वो बना। इसका जो कॉम्पिटिटर था उस समय मोटोरोला का माइक्रोटेक था, और माइक्रोटेक का उस समय जो डिज़ाइन था और जो टेक्निकल फीचर्स थे वो नोकिया के सामने फीके पड़ने लगे, इसीलिए नोकिया उस समय आगे निकल गया। और 1994 में दोस्तों नोकिया 1011 को डिसकंटिन्यू करके 2110 लाया गया। मोटोरोला ने 1990 से 2000 के बीच में बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाए। उनमें से एक था मोटोरोला का स्टारटेक सीरीज़, जो पहला फ़ोन बना क्लैम शेल डिज़ाइन के साथ, जिससे पहला फ्लिप फ़ोन भी कहा जाता है। इस फ़ोन का जो डिज़ाइन था वो ग्रेलो नाम के एक फ़ोन से थोड़ा इंस्पायर्ड था। यह 1960 में दोस्तों ये जो फ़ोन आया करता था, मगर दोस्तों वो एक सिर्फ कॉम्पैक्ट फ़ोन था जिसमें कॉल रिसीव कर सकते थे और कॉल कर सकते थे डायल करके। इसमें ना कोई डिस्प्ले था, ना कोई कॉन्टैक्ट सेविंग का ऑप्शन था, वो एक बेसिक फ़ोन था। दोस्तों स्टारटेक को 1996 में लाया गया और इस सीरीज़ में लगभग 7 फ़ोन आए। स्टारटेक 85, स्टारटेक 70, स्टारटेक लाइट, स्टारटेक 110 और दोस्तों स्टारटेक 130। दोस्तों ये 130 है ना, वो काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट था इस स्टारटेक लाइनअप में। और दोस्तों और कई जो छोटे मोटे वर्जन्स हैं और आते गए। दोस्तों ये अपने समय में काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट था। ये सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लाइटेस्ट फ़ोन भी था उस समय। और दोस्तों इसी फ़ोन के कारण लोगों के मन में एक नया नज़रिया भी बना कि भाई फ़ोन एक ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों इसका इनमें से किसी एक फ़ोन का वज़न लगभग 88 ग्राम था, जो कि एक फ्लैगशिप फ़ोन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम था। इस फ़ोन में सारे फीचर्स थे जो आप सोच सकते थे उस समय, SMS, रिमाइंडर, बैटरी इंडिकेटर, टाइम। और दोस्तों उस समय इसकी कीमत भी काफ़ी प्रीमियम थी। US में लगभग $1000 और दोस्तों यूरोप में 1400 यूरो का इस फ़ोन को मोटोरोला ने लॉन्च किया था। और दोस्तों ये आज के फोल्डिंग फ़ोन जो सैमसंग वगैरह के आते हैं उन्हीं के लेवल का प्रोडक्ट समझ सकते हो उस टाइम लाइन पर। दोस्तों मोटोरोला ने इसकी बिल्ड पर काफ़ी ज़्यादा काम किया था। ये प्रीमियम बिल्ड और प्रीमियम फील के साथ आया करता था, और एडवर्टाइजमेंट के दौरान उन्होंने इसे वेरिएबल 7 फ़ोन का टैग भी दिया था। दोस्तों मोटोरोला यहीं तक नहीं थमा। मोटोरोला ने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो अमेरिकन एक्सप्रेस के गोल्ड कार्ड और स्टारटेक को अगल बगल रखा, जिससे उस समय 2 मोस्ट डिज़ाइनेबल वस्तुएं होती थी उन्हें एक साथ रखा गया। स्टारटेक में केवल नया डिज़ाइन ही नहीं था, बल्कि दुनिया का जो पहला वाइब्रेशन मोड वाला फ़ोन था वो भी हमें देखने को मिलता है। वो दोस्तों यही पहला फ़ोन होता है। दोस्तों रिंगटोन उस समय तक ना काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग हुआ करते थे, तो रिंगटोन के अल्टरनेट में मोटोरोला ने वाइब्रेशन जो मोड होता है उसको इम्प्लीमेंट किया इसमें। मगर दोस्तों ये काफ़ी प्रीमियम फ़ोन था और हर एक के बस के बाहर था ये, तो इसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के काम उनके लोअर मॉडल्स ने किया जिनकी कीमत कम होती थी, जैसे स्टारटेक 70 जो कि लगभग 200 यूरोस पर बिक रही थी, और साल के अंत तक स्टारटेक 85 जो कि 300 यूरोस पर बिक रही थी। दोस्तों ये महंगा तब भी था, मगर उस समय इनोवेटिव डिज़ाइन होने के कारण और कम फीचर्स और अच्छा प्राइस होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा बिके भी। मोटोरोला ने दुनिया में लगभग स्टारटेक के 60 मिलियन यानी 6 करोड़ यूनिट्स से भी ज़्यादा बेचे। उस समय ज़्यादातर फ़ोनों में निकल कैडमियम की बैटरी आती थी, मगर इस फ़ोन में लिथियम आयन बैटरी, जो कि उस समय काफ़ी इनोवेटिव जो टेक्निक थी उसका यूज़ किया गया था। फ़ोन में ना इसकी जो बैटरी बैकअप थी वो काफ़ी वीक थी, लगभग 60 मिनट ही चलता था, मगर ये रिमूवेबल बैटरी साथ आता था, तो लोग एक एक्स्ट्रा बैटरी अपने साथ रखना पसंद करते थे। और दोस्तों ये तो 1990s में स्टेटस सिंबल भी हुआ करता था। हॉलीवुड की मूवी दोस्तों 8mm में इस फ़ोन को फीचर भी किया गया था, जिससे पता चलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फ़ोन हुआ करता था। और दोस्तों इसी फ़ोन से जुड़ी एक छोटी सी कहानी ये भी है कि 1997 में मोटोरोला ने क्वालकॉम को सू कर दिया था सैन डिएगो कोर्ट में, क्योंकि जो स्टारटेक का डिज़ाइन था ना वो क्वालकॉम के क्यू फ़ोन के सिमिलर था, और ये दोनों सिमिलर फ़ोन थे, बस थोड़े बहुत माइनर चेंजेस थे इस फ़ोन में। ब्रैडले विलियम्स जो कि क्यू फ़ोन को टेस्ट किया था, उन्होंने बताया कि लेआउट और जो बटन्स है और जो स्क्रीन फॉर्मेट है दोनों फ़ोन का लगभग सेम है,
और उनका कहना ये भी था कि मोटरोला की सेक्शन से वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है, जो सिमिलरिटीज उन्हें दिख रही थी। मगर दोस्तों डिसीजन से मैं भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था। 1999 में कोर्ट ने क्वालकॉम के फेवर में जवाब दिया और बाद में क्वालकॉम ने कंप्लेंट फाइल करी मोटरोला के साथ। और दोस्तों टेक इंडस्ट्री में ना ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, और कोई किसी को सू कर रहा है, कोई किसी को चीज़ कर रहा है। वैसे दोस्तों कैमरास SLR और DSLR में पहले से आया करते थे, मगर फ़ोन पर कैमरा कमर्शियली एंट्री अभी तक नहीं हुई थी। कैनन, सैमसंग, शार्प, एप्पल बहुत सारे प्रोटोटाइप के साथ यहाँ वहाँ शोकेस कर रहे थे, यहाँ वहाँ घूम रहे थे, मगर जनता के हाथ में दोस्तों अभी तक हमारे पास फ़ोन नहीं आया था। मगर 11 जून 1997 में हमें एक फ़ोटो दिखती है इंटरनेट पर, जो कि फिलिप काहन द्वारा 2000 लोगों के पास भेजी गई थी। और वो फ़ोटो थी दोस्तों उनकी अपनी बेटी सोफिया की, जो कि तुरंत ही जन्मी थी, और वह इंस्टेंट फ़ोटो क्लिक करके इंटरनेट पर डाली गई थी। इंटरनेट के इतिहास में यह पहली बार था जब इंटरनेट पर कोई फ़ोटो देखा गया था और डाला गया था। दोस्तों फिलिप को अपने जन्म लेने बच्चे का फ़ोटो खींचना था, और दोस्तों इंस्टेंट खींचना था, और उन्हें इंस्टेंट, और दोस्तों यही थॉट प्रोसेस बन जाता है हमारे आजकल के सोशल मीडिया ऐप्स का। उनके पास एक स्टारटेक का फ्लिप फ़ोन था, जो कि मैंने पिछले बात करी। केसियो का QV डिजिटल कैमरा था। तोशिबा का 430 CDT लैपटॉप कंप्यूटर था, जो कि सर्वर से कनेक्टेड था। काहन उन दिनों 1 साल से जो पिक्चर मेल वेब सर्वर बेस्ड सिस्टम था उस पर काम कर रहे थे। उनका दोस्तों आइडिया ये था कि इस पर फ़ोटो भेजा जा सके और फ़ोटो प्रिंट करने के बजाय हम उस सर्वर पर हमेशा के लिए डाल सकें। दोस्तों वो धीरे धीरे समय आता है जब काहन की वाइफ थी वो 18 घंटों तक लेबर में थी, जिससे उन्हें पर्याप्त समय मिल गया कैमरा में फ़ोन को बनाने में। उस समय वाईफाई जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तो उन्हें फ़ोन को डायरेक्टली कंप्यूटर से और डिजिटल कैमरा से कनेक्ट करना था। उन्होंने कोड को पहले लिख कर कनेक्ट करने का जो तरीका है वो खोज लिया था, क्योंकि वो पहले 1 साल से वैसे ही काम कर रहे थे। और उसे सर्वर पर पोस्ट करने के बाद सर्वर अपने आप लोगों को ईमेल भेजता, जिसमें वेबसाइट का लिंक होता, और लोग उसे एक्सेस करते और उस फोटो को देख पाते। दोस्तों काहन के पास उस समय हॉस्पिटल में कोई वायर्स नहीं थे जो फ़ोन, कंप्यूटर और कैमरा को एक साथ जोड़ पाते। तो उसी समय उन्होंने ध्यान आया, जिसे हम टेक की भाषा में यूरेका मूवमेंट भी कहते हैं। दोस्तों उनकी कार में जो स्पीकर फ़ोन किट था उससे वायर काट कर निकाला। वायर का उपयोग करके हॉस्पिटल में ही सोल्डरिंग करके फ़ोन, लैपटॉप, कैमरा को जोड़ दिया। दोस्तों जो लैपटॉप है वो होम सर्वर से जुड़ा हुआ था, जो कि काहन ने खुद डिज़ाइन बनाया था। और दोस्तों जो अपना स्टारटेक था वो वाईफाई एडाप्टर का काम कर रही थी। और दोस्तों वो समय आता है जब उनकी बेटे का जन्म होता है और पहला फ़ोटो बाहर आता है। मगर ये दोस्तों प्रॉपर फ़ोन पर कैमरा नहीं था, ये फर्स्ट अटैम्प्ट था कह लो, या एक देसी जुगाड़ भी कह सकते हैं। 1998 में क्योसेरा नाम की एक जापानीज सिरेमिक बनाने वाली कंपनी थी। और दोस्तों वो जो कंपनी थी वो इतिहास में इस कीर्तिमान को होल्ड करती है। वो दोस्तों सिरेमिक बनाने वाली कंपनी थी, मगर उनका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवीज़न था उसने इनके फ़ोन को बनाया था। 1999 में एक फ़ोन निकल के आता है जिसका नाम होता है क्योसेरा VP210। दोस्तों ये उस समय का पहला फ्रंट फेसिंग कैमरा वाला फ़ोन बन जाता है। इस फ़ोन को एक्सक्लूसिवली जापान के लिए लाया गया था। दोस्तों ये जापान के लिए मास प्रोड्यूस फ़ोन था, कोई प्रोटोटाइप या फिर कोई शोकेस मॉडल नहीं था। दोस्तों उस समय इस फ़ोन में ना 0.11 MP का कैमरा हुआ करता था। इसमें 20 फ़ोटोज़ मैक्सिमम इसमें रख सकते थे, और इसमें 2 इंच का डिस्प्ले था, 155 ग्राम का वज़न। उस समय इसकी प्राइसिंग भी 40,000 येन थी, यानी उस समय के 13,991 रुपये। दोस्तों इस फ़ोन के साथ एक स्टैंड भी दिया जाता था। इसकी बस एक कमी थी दोस्तों, इस फ़ोन को अगर आपको कहीं भी फ़ोटो भेजने हैं तो लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ता था। दोस्तों इस फ़ोन को चलाने के लिए जापान के PHS सेलुलर नेटवर्क से उसका यूज़ करता था। सन 2000 में जून में सैमसंग ने अपना पहला कैमरा फ़ोन SCH V200 निकाला, जिसमें 0.35 MP का कैमरा था। दोस्तों ये जो फ़ोन था उसमें 20 फ़ोटोज़ स्टोर कर सकते थे। और दोस्तों ये फ़ोन जो है इसमें कमी ये थी कि कोरिया एक्सक्लूसिव था, ये बाहर मास पीपल के लिए नहीं आया। इसमें दोस्तों क्वालिटी ये थी ना कि इसका कैमरा, इसमें कोई फ्रंट या बैक कैमरा नहीं कह सकते थे, ये कैमरा रोटेट कर जाता था। तो ये फ़ोन एक्चुअल में रियर फेसिंग कह लो या फ्रंट फेसिंग कह लो, ये दोनों का काम कर जाता था। अब दोस्तों आते हैं हम सितंबर में। शार्प ने अपना पहला कैमरा फ़ोन निकाला, जो कि शार्प JSH04। दोस्तों इस फ़ोन में 0.11 MP का कैमरा था। ये फ़ोन एक्चुअल रियर फेसिंग कैमरा फ़ोन बन जाता है। इस फ़ोन की खासियत थी कि इसी फ़ोन से हम ईमेल से फ़ोटो भेज सकते थे और कंप्यूटर से कनेक्ट करना बिल्कुल नहीं पड़ता था। दोस्तों बाकी जो प्रीवियस डिवाइसेस होते थे उनको दोस्तों कनेक्ट करना पड़ता था। दोस्तों शार्प एक जापानीज़ कंपनी है, इसीलिए फ़ोन का जो सेल है वो सबसे पहले जापान में शुरू किया। इस फ़ोन में दोस्तों वायरलेसली फ़ोटो भेज पाने की जो टेक्नोलॉजी थी वो लाइट सर्फ नाम की कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। और दोस्तों सबको पता है ये कंपनी किसकी थी? द वन एंड ओनली फिलिप काहन, दोस्तों सोफिया की पिताश्री। धीरे दोस्तों शार्प का जो J फ़ोन था वो ग्लोबल कंट्रीज़ में गया और इसने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की कि ये इतिहास के पन्नों में गोल्डन वर्ड्स में लिखा गया।